नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रयागराज में छात्रों की गूंज अभियान को ऐसी सफलता मिली जिसकी उम्मीद बीजेपी ने नहीं की थी। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम से राजनीतिक बदलाव का बड़ा आह्वान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सिस्टम को टाटा बाय बाय कहना होगा और सिस्टम में कौन कौन शामिल हैं उनके चेहरे को भी राहुल गांधी ने दिखा दिए। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के इस आह्वान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में सदन में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अभी तक 3 सप्ताह बीत गया। राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी आप कहां हैं और अमित शाह जी आप कहां हैं, लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि आज राहुल गांधी ने फिर एक अल्टीमेटम दे दिया है। राहुल गांधी ने कुछ लिखा है, जो कुछ लिखा है ये जरा आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कल प्रयागराज में एक छात्र ने मुझसे यही कहा, सालों की तैयारी, घर की जमीन बेची, माँ बाप का कर्ज और फिर भी हाथ में कुछ नहीं। ये हार उसकी नहीं है, ये उस व्यवस्था की हार है जिसने उसकी मेहनत का दाम देने से इनकार कर दिया। 13 दिन हो गए, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी माफी मांगने की जगह क्षमा बांट रहे हैं। अमित शाह जी, ये मत समझिए कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे। राजधानी की सड़कों पर बच्चों पर लाठियां और पैलेट गन चले और आपने एक शब्द नहीं कहा। आज नहीं तो कल इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। छात्र देश की रोशनी हैं और मैं उनकी पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूं। इस पोस्ट से राहुल गांधी ने जाहिर कर दिया है कि आज नहीं तो कल जवाब देना ही पड़ेगा। मतलब चाहकर भी मोदी और अमित शाह विपक्ष का सामना करने से बच नहीं पाएंगे। ये सब दिख रहा है कि देश में सियासत कितनी तेजी से बदल रही है। आप जानते हैं कि 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था और कल 15 दिन बाद उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि मेरे लिए मंत्री पद मायने नहीं रखता है और मैंने खुद इस्तीफे की पेशकश की थी। चलिए, मान लिया कि ऐसा ही था, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान ने यही काम मई में क्यों नहीं किया? मई में कर लेना था, जब पेपर लीक हुए थे और उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि जेन जी को भड़काया गया, तो इस पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनिए। संजय राउत इस पर जवाब दे रहे हैं, सुनिए। धर्मेंद्र जो प्रधान जी है, कहां से रिसर्च करके आते हैं? अगर भड़काया गया था तो भड़काने वाला आप ही है ना। जेन जी भड़क गए आपकी वजह से। जिस प्रकार से आपने एजुकेशन मंत्रालय चलाया, नीट के पेपर लीक हो गए, बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया गया, तो लोग भड़क के जाएंगे बच्चे। आप जिम्मेदार हैं। क्या भड़काया गया? देखो, बार बार कोई ये बीजेपी का आरएसएस के लोग बोलता है जेन जी देशद्रोही है, ये बोलता है उनको भड़काया गया। बीजेपी के लोग बोलता है जेन जी टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक बार बैठकर एक मीटिंग लीजिए आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान जी, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आरएसएस के प्रमुख, एक बार सब बैठ लीजिए परिवार और तय कर लीजिए जेन जी के बारे में, युवाओं के बारे में उनकी क्या राय है। टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो बच्चे राष्ट्रभक्त है, बच्चे भटक गए हैं, बच्चों को भड़काया गया है, बच्चों का इस्तेमाल किया है। एक बार तय कर लीजिए और फिर सामने आइए। अलग चलो, तो सुन रहे थे आप, यहां पर बात सही है कि बीजेपी और संघ को यानी आरएसएस को यह तय कर लेना चाहिए कि जेनजी पर उनका फाइनल विचार क्या है, फाइनल स्टैंड क्या है। वो इस नई पीढ़ी को असल में क्या मानते हैं या समझते हैं, ये भी उन्हें समझ लेना चाहिए, क्योंकि अभी प्रधान कह रहे हैं कि जेनजी को गुमराह किया गया, उन्हें भड़काया गया। लेकिन कोटा में राहुल गांधी की रैली के बाद उन्होंने कहा था कि प्रदर्शनकारी और छात्र संगठन दहशतगर्दों की बी टीम है, यानी साफ साफ उस समय इन्हें आतंकवादी कह दिया गया था, टेररिस्ट कह दिया गया था धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। मोदी ने भी नई पीढ़ी को गुमराह कहा, प्रधान भी वही कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जेन जी को वो साथ लाने की जो कोशिश भी करने की कोशिश करते रहे हैं, खासकर वोट बैंक बनाने की जो कोशिश करते रहे हैं, उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं।
कांग्रेस तो युवाओं के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर बीजेपी पर लगातार हमले बोल रही है। आज यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस है और इस मौके पर बधाई देते हुए केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि आज हम नई दिल्ली में युवाओं के खिलाफ साफ तौर पर काम करने वाली सरकार देख रहे हैं, जो छात्रों पर AK-47 और पैलेट गन का इस्तेमाल करती है, उन्हें गटर कहती है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं करती। वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि ऐसे हालात में भारत के युवाओं की आवाज उठाने और उनके लिए सुरक्षित भविष्य बनाने में यूथ कांग्रेस की भूमिका और भी अहम हो जाती है। मतलब बीजेपी चौतरफा हमलों से लगातार घायल हो रही है और मई में बंगाल चुनाव जीतने और फिर टीएमसी को तोड़ने के बाद वो खुद को जितना शक्तिशाली समझने लगी थी, वो सारी शक्ति अब हवा होती दिख रही है। इधर बंगाल में विपक्ष के नेताओं पर हमले का सिलसिला थम नहीं रहा है दोस्तों। आज ही उत्तरी 24 परगना में ममता बनर्जी की कार पर पत्थर और कीचड़ फेंके गए, जिसके बाद ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। टेरिबल हुआ है, मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं इतना? पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। टेरिबल हुआ है, मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर। तो सुन रहे थे आप। तो बीजेपी बदले की राजनीति को कब तक बढ़ावा देगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इससे पहले अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, सब पर ऐसे ही हमले हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने सीने पर गोलियां खाई थी तो उनकी लड़ाई हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों से थी। लेकिन क्या लोकतंत्र में भी सत्ता विपक्ष को अपना गुलाम मानती है, जो उस पर हमले को नजरअंदाज किया जाए? क्या ये सवाल इंसाफ की लड़ाई में उठाया जाएगा? और ये इसलिए क्योंकि महुआ मोइत्रा गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आपके ऊपर तो अंडे फेंके जा रहे हैं, लेकिन याद कीजिए जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई, तो अगर वो नहीं खाते तो देश आज़ाद नहीं होता। यानी महुआ मोइत्रा या ऐसे लोग अब तैयार रहे हैं कि ये अब गोलियां खाएंगे, इन्हें गोलियों से भूना जाएगा। ये भी सवाल पैदा होता है। लेकिन इन सब के बीच रांची में क्या चल रहा है? रांची में आप जानते हैं कि युवाओं का आंदोलन चल रहा है, 2 गुट में बटा हुआ युवाओं का पूरा का पूरा आंदोलन। ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? आज तीसरी बातचीत हुई, तीसरे खेप की बातचीत। उस बातचीत में क्या निकल के आ रहा है, सीधे रांची ले चलते हैं आपको, और वहाँ हमारे साथी पंकज कुमार वहाँ मौजूद हैं। जरा सीधे पंकज जी के पास चलते हैं। और इधर 3 वरिष्ठ साथी हमारे जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले इस कार्यक्रम में, उनका भी स्वागत करता हूँ। जरा सीधे पंकज, कहाँ पंकज जी आवाज़ आ रही है? पंकज आवाज आ रही है हमारी? कोशिश करते हैं उनसे दोबारा, क्योंकि हमारी आवाज नहीं आ रही। पंकज जी आवाज आ रही है? आपको हमारी आवाज मिल रही है? आपकी, हाँ बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज। जरा ये बताइए कि आज तीसरे दौर की बैठक, कहा जा रहा है बेनतीजा रही ये बैठक, लेकिन जेपीएससी के 3, इस कमेटी के जो 3 मेंबर हैं, तीनों ने इस्तीफा दे दिया। ये खबर भी अभी से थोड़ी देर पहले आई है। आपके साथ कुछ छात्र भी हैं, और ये कौन लोग हैं ये भी बताइए, और क्या चल रहा है पूरा का पूरा वहाँ झारखंड में, रांची में, इस पूरे आंदोलन में? शायद आवाज़ नहीं जा रही है पंकज के पास। ज़रा आवाज़ चेक करवाइए और आगे आते हैं इनके पास, दोबारा आते हैं। आता हूँ इधर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। स्वामी जी, बहुत कुछ हम लोग देख रहे हैं शुरुआत से अंत तक, और कल आप देखिए पिंक शर्ट में राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, और राहुल गांधी की इस सभा को आप कैसे देखते हैं? कल और इससे पहले कोटा और देहरादून की सभा से क्या ये सभा आपको अलग लगी, स्वामी जी?
स्वामी जी भी डिस्कनेक्टेड हैं। प्रेम कुमार जी, हाँ, मेरी आवाज मिल रही है जी? राजीव जी, देखिए, ये जो झारखंड में आंदोलन है, जो 3 दौर की बातचीत हुई है, यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। छात्र आंदोलित हैं तो उसके कारण हैं और उस सरकार से जवाबदेही मांग रही है। लेकिन एक मांग जो छात्र कर रहे हैं कि सीबीआई ईडी से जांच की जाए, कराई जाए, ये मांग जो है छात्र शायद इसकी राजनीतिक अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और सीबीआई ईडी के सताए हुए मुख्यमंत्री हैं। उनको इस्तीफा देना पड़ा था अपने पद से और बाद में ईडी ने कहा कि हम गवाह के आधार पर मुकदमा चला रहे थे, अब आगे से नहीं चलाएंगे। यानी आप समझिए कि जिस सीबीआई और ईडी इन सब का इस्तेमाल वॉशिंग मशीन और दूसरे तौर तरीकों में किया जाता रहा है, राजनीतिक रूप से पेंटेड है। हालांकि वो देश की प्रीमियर एजेंसी है, तो वहाँ के छात्र प्रीमियर एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से पेच यहीं फंसा हुआ है। हेमंत सोरेन सरकार जानती है कि हम जहाँ सीबीआई ईडी को देंगे वो इस मसले को हमारे खिलाफ राजनीतिक करण करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बात फंसी है। बाकी जो है जो एक्शन सीआईडी का दिखा है या पेपर रद्द करने की मांग है, उन सब पर तो सरकार सहमत होती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी इसका पटाक्षेप जल्द से जल्द होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, राहुल गांधी जो ट्वीट एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और छात्रों की आपबीती बता रहे हैं कि अब छात्र ऐसी दशा में पहुंच गए हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। एक छात्र तो ऐसा कह रहा था कि या तो चाय बेचूंगा या सुसाइड कर लूंगा, ये इस स्थिति में है। तो तुरंत राहुल गांधी ने टोका था कि सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन इस देश में बिना ऑप्शन के भी 23 छात्रों ने सुसाइड किया है, ये भी एक सच्चाई है। तो बच्चे सुसाइड न करें, उस स्थिति तक पहुंच गए हैं और जो जीवित हैं उनके भी मन में ये बात आ रही है। तो ये समझिए कि वो दौर है जबकि अब वक्त नहीं बचा है और इसको सॉल्व करना चाहिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को, जो राहुल गांधी बात उठा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चर्चा छिड़ती है कि राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जा रहे हैं, प्रयागराज क्यों जा रहे हैं, इस तरह की चर्चा जानबूझकर छेड़ी जा रही है। राहुल गांधी निश्चित रूप से जो रांची में सरकार है उसमें शामिल उनकी पार्टी है, तो उनकी प्राथमिकता आंदोलन को छात्र के साथ बातचीत के जरिए खत्म करने की होनी चाहिए और है। इस बाबत उन्होंने बातचीत भी की है और उसके बाद एनएसयूआई और कांग्रेस के लोगों ने मुख्यमंत्री से डेलीगेशन मीट कराया, उसके बाद फिर वार्ता शुरू हुई। वो सारी चीजें हैं, वो राहुल गांधी का एक योगदान है। लेकिन क्या फिजिकली उनको रांची जाने की बात पर जो जोर दिया जा रहा है उस पर अगर माए तो राहुल गांधी तो जंतर मंतर पर भी फिजिकली नहीं गए थे और रांची में भी जाने का प्रश्न इसलिए नहीं उठना चाहिए क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट होना छात्र के जो नॉन पॉलिटिकल नेचर है उसको प्रभावित करता है। जी जी, थोड़ा सा प्रेम कुमार जी, थोड़ा सा आपको रोकता हूं, जरा रांची चलते हैं। जरा जो छात्र आज इस बातचीत में गए थे वो भी शायद पंकज के साथ हैं। पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? ये आवाज पंकज जी, आपके साथ कौन कौन लोग हैं और ये बताइए कि आज की बातचीत बेनतीजा आखिर क्यों रही और इस बीच 3 इस्तीफे आए हैं राज्यपाल के पास, उसके क्या मायने हैं, जरा ये बताइए। देखिए राजीव जी, लगातार जो है छात्र हैं उनको संवाद के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन बातें जो है उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। फिर भी जो छात्र हैं वहाँ से निराश होकर लौट जाते हैं, उसके बाद धरने स्थल पे आकर फिर बैठ जाते हैं। हमारे साथ जो साथी गए थे वहाँ पे मिलने के लिए, उनसे हम डायरेक्ट आपको जुड़वा रहे हैं, बात करवा रहे हैं अपनी वहाँ के। देखिए वहाँ बेसिकली क्या है कि एक सकारात्मक नोट पे ही बात पहुंची थी, जैसा कि यहाँ पे 3 मांग है सर, रद्द, जांच, रिपोर्ट। तो रद्द के तहत जो सरकार से यह आश्वासन मिला कि जो हालिया में जीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करवाई गई है और बैकलॉग की जो परीक्षा है वो दोनों को सरकार रद्द करने को तैयार है।
जांच का जहां तक बात है तो टीडीपीएल कंपनी जो है ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसके बारे में खबर आ रहा था, टीडीपीएल कंपनी जिस एग्जाम में संलिप्त है उसको बकायदा जांच करने को भी सरकार एग्री हो गई। सरकार का कहना है कि सरकार की तरफ से जो डेलीगेट थे उनका कहना था कि अगर जो फाइनेंशियल इशू का मसला है उसको वो ईडी को तक सौंपने को तैयार है और बाकी यहाँ की सीआईडी जांच करेगी। एक जो कंटेंशन का इशू लगातार बना हुआ है, हम लोग जब वो सीजीएल का मुद्दा, सीजीएल में ऐसा हो रहा है कि जो हम छात्र वो मांग कर रहे हैं कि सीजीएल का जो है मतलब सीजीएल में जो है असल टेक्निकल इशू है। उनका कहना था कि चूंकि वो हाईकोर्ट के निर्देशन में इस तरह का मामला हुआ है इस वजह से सीजीएल को रद्द नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम छात्रों का ये तर्क था कि आप जो है सीजीएल को आप रद्द करिए अभी तत्काल, फिर आप जांच करिए और उसके बाद जो करना है कीजिए। उनका ये तर्क था कि अगर क्योंकि सीआईडी को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है तो ऐसे में डेलीगेशन का ये तर्क था कि आप ऐसा हो सकता है कि सीआईडी के ऊपर जो है एक पूर्व न्यायाधीश का भी हम ये बना दे सकते हैं और वो चेक करे, वो उनके सुपरविजन पे जांच। लेकिन ये लगातार कंटेंशन का इशू बना हुआ है। तीसरा जहां तक रिफॉर्म का बात है, ये एक बहुत अच्छी पहल है कि रिफॉर्म के लिए सरकार तैयार है। तमाम तरह की जो बातें कही गई है, चाहे ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म बनाने की बात हो, चाहे कट ऑफ वगैरह जारी करने का बात हो, या ट्रांसपेरेंट तरीके से जो सुने और उसके बीच में जो व्यवधान हो जाता है उनके बीच का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने का बात हो, तो रिफॉर्म के मामले में सरकार तैयार है। सीजीएल लगातार कंटेंशन का इशू बना हुआ है और उसी वजह से हम लोग ध्यान देते हुए हैं। कल का ऐसा है कि कल का रिफॉर्म मंच की ओर से जो है विधानसभा घेराव का कॉल है और हम सब साथी जो है मॉरल सपोर्ट पे हैं। विधानसभा घेराव का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, हम लोग बकायदा जाएंगे विधानसभा घेरेंगे अपनी मांगों को सही तरीके से। आवाज आ रही है हमारी? ये समझ में आ गया कि यहाँ जो है रद्द, रिफॉर्म और 3 पॉइंट, इन लोगों की 3 डिमांड है। इस तीनों डिमांड को लेकर यहाँ बातचीत चल रही है और मोरलेस बातचीत बहुत नज़दीक पहुँच चुकी है, ये साफ समझ में आ रहा है। ऑडियो थोड़ा आपका डाउन है, मैं आपको रोकूंगा, ऑडियो काफ़ी डाउन है और भीड़ है, समझ सकता हूँ पंकज। आपके पास दोबारा आऊँगा, लेकिन ज़रा इधर स्टूडियो में आते हैं, ज़रा ले आइए। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, अभी आप सुन रहे थे, यहाँ 3 डिमांड इनकी है और इन तीनों डिमांड को देखिए आप, तो कहीं ना कहीं मोरलेस सरकार यहाँ पहुँचती हुई उन डिमांड्स के बीच पहुँचती हुई दिखाई देती है। अभी आप शुरुआत में अपनी बात रख भी रहे थे, ज़रा इस बात को आगे बढ़ाइए जो आप कह रहे थे। दोबारा हम आएंगे पंकज के पास, लेकिन प्रेम कुमार जी। तो मैं हालांकि जो आंदोलनकारी और सरकार के बीच बातचीत हो रही है उसमें जो असहमति के पॉइंट हैं वो सीबीआई ईडी जांच को लेकर के ही है। बाकी सारे पॉइंट्स लगभग सरकार सहमत है और सरकार वो जो एजेंसी थी जिसके हाथों कई एग्जाम हुए, चूंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके हाथों जितने एग्जाम हुए सबको रद्द किया जाए, तो सबको रद्द करने को लेकर के सरकार थोड़ा विकल्प देख रही है कि हालिया एग्जाम रद्द किया जाए। और तो उसमें क्योंकि पुराने एग्जाम रद्द करेंगे तो बहुत सारी पेचीदगियां भी पैदा होंगी कि बहुत सारे लोग जो पास कर चुके, जो ड्यूटी में जा चुके, वो भी फिर कानूनी पेचीदगी में चीजें फंस जाएंगी। तो इसके लिए रास्ता वो निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं निकला, ये भी बात सच है। अब मैं उस प्रश्न पर आता हूं जो राहुल गांधी से एक्सपेक्टेशन है कि वो रांची में पहुंचे। देखिए, राहुल गांधी से पूरे देश को एक्सपेक्टेशन है, जो छात्रों के बीच जा रहा है उससे ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप वहां क्यों नहीं गए और आप वहां क्यों जा रहे हैं। जबकि जो छात्रों के बीच बिल्कुल नहीं जा रहा है, जो कि रांची में इतना बड़ा आंदोलन है, हालांकि हमने वो बाबूलाल मरांडी को एक दिन जाते वहां देखा, लेकिन बीजेपी का पूरा लीडरशिप जो है, कितनी बार अमित शाह, नरेंद्र मोदी या दूसरे मंत्री या दिल्ली से कोई गए रांची में? अभी तक बीजेपी के लोग नहीं गए, जबकि वो अपोजिशन है। अपोजिशन का जो धर्म होता है वो उस धर्म का भी वो पालन नहीं करें, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर रांची में जाएंगे तो उनके खिलाफ पूरे देश में छात्रों की गतिविधियां और कहीं तेज ना हो जाए, ये आशंका उनको है। वो छात्रों से उनको डर लग रहा है।
वो नहीं जा रहे हैं। तो बेसिक प्रश्न को छोड़ रहे हैं लोग कि जहां पर विपक्ष है वो विपक्ष उस अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। यहाँ आप देखिए जयराम महतो अनशन पर है, जो सरकार का आज अनशन 1 दिन का था, वो भी सरकार में शामिल है, झारखंड की सरकार में। कांग्रेस के नेताओं ने लगातार कहा है कि हमें सरकार भी छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, छात्रों की बात माननी होगी। ये इस तरह से आयशा जो कि मतलब कभी सरकार में रही थी और सेंट्रली एक दिशा में सोचने वाली पार्टी है CPI-ML, वो भी वहां आंदोलन में है, लेकिन जो एक्चुअल विपक्ष है वो गायब दिखता है झारखंड में। ये एक बात है। दूसरी बात, जो दिल्ली में आंदोलन चला या राहुल गांधी ने जो 3 चैप्टर्स अब तक किए छात्रों के बीच, ये छात्रों के बीच जो चैप्टर्स हुए हैं, छात्रों से संवाद हुआ है, ये संवाद पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, आत्महत्याएं रोकने के लिए, शिक्षा को सस्ती बनाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए, रोजगार मिले, युवाओं का भविष्य तय हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के ये आंदोलन है। ये जो छात्रों का संवाद है, यहाँ छात्र अपनी बात जो रख रहे हैं, ये भी आंदोलन का स्वरूप है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप इस्तीफा दे दो और आप ये कर लो और आप वो कर लो। इतना है कि हम प्रतिरोध करेंगे तो हम पर पैलेट गन नहीं चलने चाहिए, हम पर लाठियां नहीं चलनी चाहिए। आज मैंने देखा कि कई टीवी चैनल्स में एक झारखंड में रांची में एक सेना की वर्दी में, अर्धसैनिक बल की वर्दी में पैलेट गन लेकर के लोग घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो झारखंड में भी पैलेट गन चलाने की तैयारी है। लेकिन सच बात यह है कि वो तस्वीर जो है कहाँ की है, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। वो झारखंड की ही तस्वीर है, इसके बारे में भी कोई बताने को तैयार नहीं। व्हाट्सएप से निकाल के वो उस तरह की फोटो को दिखाना, बताना, पेंट करना कि कल जो विधानसभा मार्च होने वाला है उसमें भी पैलेट गन चलाने की तैयारी है। तो जो तैयारी है बोल करके आवाज उठा रहे हैं, वो पैलेट गन चल गया है पर चुप है। आश्चर्य की तो बात यह है कि जो पैलेट गन चल गया है उस पर चुप है और पैलेट गन की तैयारी है उसका बवाल काट रहे हैं। तो राजनीति को भी समझना होगा, छात्र आंदोलन से जुड़े छात्रों को भी समझना होगा कि खाली CBI-ED की मांग मत करिए। देश देख चुका है CBI-ED का परिणाम क्या है। बाकी आपकी परीक्षा सही होनी चाहिए, इसके लिए आप सरकार को अकाउंटेबल बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम कुमार जी, एक बार पंकज जी के पास चलते हैं और फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं। स्वामी जी कल से खामोश हैं, चुप हैं, कल पे भी बात करनी है स्वामी जी से इलाहाबाद पे। लेकिन पंकज आवाज़ आ रही है हमारी? पंकज ये बताइए कि क्या कल विधानसभा तक जो विधानसभा का घेराव कहें या मार्च कहें, ये है, कल हो रहा है? अनम्यूट कीजिए पंकज, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। पंकज की आवाज नहीं आ रहा, माइक वहां पे होगा, जरा इधर से आपको बताते हैं। चलिए चलिए कोई बात नहीं, मैं स्वामी जी के पास आता हूं। पंकज जरा आप अनम्यूट करके और फिर जुड़िएगा। इधर स्वामी जी, कल आपने राहुल गांधी की सभा को देखा। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, टाटा बाय बाय कह दिया कल राहुल गांधी ने। और कल का जो राहुल गांधी का भाषण था, वो भाषण टोटली अगर देखा जाए छात्रों के पक्ष में, लेकिन पॉलिटिकल फुट दिखाई दिया, जो कोटा में और देहरादून में नहीं था। कोटा में तो उन्होंने खुल के कहा था राहुल गांधी ने कि मेरा ये कार्यक्रम पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। लेकिन ये परिवर्तन क्यों नजर आया कि राहुल गांधी कोटा से प्रयागराज पहुंचते पहुंचते वाया देहरादून पहुंचते पहुंचते पॉलिटिकल हो गए, टाटा बाय बाय तक उन्होंने कह दिया। आखिर ये परिवर्तन कैसे आप देखते हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए राजीव जी, जैसा माना जा रहा था कि जो प्रयागराज की मीटिंग होगी ये एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट होगा, और ये टर्निंग पॉइंट हो गया। देखिए ये बिल्कुल पक्की बात है कि वहां पे छात्रों का केवल संख्या बल इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां पे उनके जो मनोभाव थे और उनकी भाव भंगिमाएं थीं, और जिस प्रकार से उनके अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञता दिख रही थी, उससे यह पता चल गया कि जो आर रूलिंग इन डिस्पेंसेशन है उसके खिलाफ तो बहुत ज्यादा रोष है। अब सवाल यह उठता है कि देखिए बहुत अच्छी बात यह हुई आज देश की राजनीति में और सामाजिक परिवेश में
कि अभी तक जो पिछले 12 साल से हम लोगों के मुद्दे हो गए थे, हिंदू मुसलमान के, भारत पाकिस्तान के और ईद बकरीद के, अब ये मुद्दे जो हैं वो बच्चों की तरफ आ गए हैं, रोजगार की तरफ आ गए हैं और बच्चों के भविष्य की तरफ आ गए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने जाके बच्चों से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन का, उनके फ्रस्ट्रेशन का अध्ययन करने का प्रयास किया। आपने भी देखा, आपके जो वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंट थे, फील्ड रिपोर्टर्स थे, उन्होंने बताया कैसी कैसी दारुण और कितनी करुणा भई वहां पे रिएक्शंस मिली कि बच्चा जो है 10 घंटे ई रिक्शा चलाता है, जिसके ई रिक्शा को 3 दिन पहले जो है पुलिस वाले उठा के ले गए, पैसा नहीं है लेकिन पैदल चल के आया है, लड़कियों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब यह है, देखिए एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है कि आज के तारीख में जो डेलिबरेशन पॉइंट है वो एजुकेशन हो गया है, वो रोजगार हो गया है, जिसको हटाने का भारतीय जनता पार्टी ने भरसक प्रयास किया था। देखिए राहुल गांधी ने जो प्रयागराज के अंदर एक बात की जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक तो वो हो गए लेकिन एक बात उन्होंने और कही जिससे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बिल्कुल दिल में चोट लगी, उनके नाभि में तीर लगा और वो उत्तेजित हो गए। और आपको पता है कल रात को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बड़े बड़े लोगों की मीटिंग हुई। कारण यह था कि उन्होंने 3 लोगों को इंगित किया। उन्होंने बताया कि जैसे हम लोग भी जब बात करते हैं तो एक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये है कि अमित शाह साहब और जो ये हैं अपने मोदी जी हैं, ये गुजरात लॉबी वाले हैं, ये देश की सत्ता को चला रहे हैं। फिर उन्होंने कहा इकोनॉमिक मॉडल की बात कीजिए, तो इकोनॉमिक मॉडल में उन्होंने बताया कि 12 साल पहले जो आदमी 600 नंबर की क्रम सूची में था, वो 12 साल के अंदर विश्व में सबसे अमीर दूसरे नंबर का आदमी बन गया। फिर उन्होंने कहा ये अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाइए। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इनकम टैक्स वो पे नहीं करती है, जिसका ऑडिट नहीं होता है और हजारों करोड़ों की वो बिल्डिंग बना लेती है। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी को तो ये डिमांड करनी चाहिए, भाई ईडी अगर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करती है और एफसीआरए एक्ट लागू करने की हिंदुस्तान के अंदर बात करती है, तो ये संस्थाएं जो बड़ी बड़ी जिनके हजारों करोड़ों रुपए का पैसा आता है, उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग का नहीं पता रहता, पीएम केयर फंड का और आरएसएस का, इनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। और ईडी, क्योंकि मानी बात है पैसा कहीं से तो आया है, तभी तो ये सारी बिल्डिंग बनी है। तो जो उन्होंने वार किया प्रयागराज के अंदर, देखिए आज के तारीख में ये परिस्थिति बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है जो जंतर मंतर की स्थिति है और जो झारखंड की स्थिति है उसमें थोड़ा सा अंतर है। ये बिल्कुल पता चल रहा है कि झारखंड सरकार वार्ता कर रही है, वार्ता में बच्चे, उनका डेलीगेशन उनसे मिल रहा है, 3 वार्ताएं उनकी हो गई हैं। अच्छा, बाकी चीजें अगर उन्होंने मान ली कि वहां पे सीआईडी इंक्वायरी होगी, 2 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जो परीक्षा रद्द हो सकती है उन परीक्षा को हम रद्द भी करा देते हैं, लोगों के इस्तीफे भी ले लिए हैं। अब सीबीआई इंक्वायरी कराने की बात, क्योंकि देखिए स्टेट अगर मान लीजिए ठीक है ये हो जाए कि साहब एक सिटिंग या रिटायर्ड जज के अंतर्गत उनके मॉनिटरिंग में जांच हो जाए, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब वार्ता चल रही हो, देखिए आपको याद होगा कि जंतर मंतर के जो आंदोलन हुआ था इसमें कोई वार्ता नहीं हुई थी, 20 तारीख तक कोई वार्ता नहीं हुई थी। 20 तारीख तक जब ये हो गया, 20 तारीख को दमन चक्र चल गया, सब कुछ हो गया, वार्ता उसके बाद हुई। पहले अगर वार्ता हो जाती तो देखिए जब वार्ता चल रही है दोनों पक्ष जो है बात करने के लिए, तो मुझे लग रहा है ये पॉलिटिकल ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन चलिए पॉलिटिकल भी अगर हो रहा है तो राष्ट्र हित में है, ये देश के हित में है, क्योंकि देश के हित में अगर मुद्दे जो हैं वो रिलीजियस मैटर से हटकर अगर वो आ जाते हैं बच्चों के मुद्दों पर, और बच्चों को ये लगता है कि द कंट्री केयर्स फॉर देम और देश उनके बारे में सोचता है, तो देखिए प्रयागराज की जो बात हुई है वो बिल्कुल एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट हो गया है। और पूरे देश के जनता को, और आपने देखा वहां जो रिएक्शन आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताए, ये बताया, फील्ड रिपोर्टर ने जो बताया कि बच्चों के अंदर ये एक समझ है और वो समझते हैं कि जो व्यक्ति उनके लिए संघर्ष कर रहा है और चल के उनके पास आया है, उनके साथ खड़ा होना उनका कर्तव्य है। और यही कारण है कि जैसे जंतर मंतर के अंदर लड़के लड़की बराबर की संख्या में उतर के आए थे, वैसे ही प्रयागराज के अंदर आ गए। तो देखिए मैं तो इस बात से खुश हूं, हमारे देश के युवाओं के मुद्दे जो हैं वो केंद्र बिंदु बन गए हैं और देश के सारे डिस्कशन जो हैं वो बच्चों के बारे में हो रहे हैं। और इसके बाद झारखंड के अंदर वार्ता के माध्यम से हो रहा है, दमन चक्र नहीं चल रहा है। चलिए दिल्ली के अंदर दमन चक्र चला, आप देखते हैं अमित शाह अगले 3 दिन पार्लियामेंट में आते हैं, क्या कहते हैं, किसको दोष देते हैं, खुद लेते हैं या पुलिस विभाग को देते हैं। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जो भी मुद्दे हमारे बच्चों के हों या देश के मुद्दे हों,
विचार विमर्श उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके अंदर दमन चक्र और उसके बाद एफआईआर और झूठी एफआईआर और बच्चों पे दबाव, ये चीज नहीं होनी चाहिए। चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, बच्चों पे या किसी भी वर्ग के या समाज के किसी भी हिस्से पे दमन तब तक नहीं हो जाना चाहिए जब तक कि वो गोडसेवादी ना हो जाए, जब तक वो हिंसात्मक ना हो जाए। और मेरे हिसाब से जो आंदोलन हुआ वो बच्चों की तरफ से, न जंतर मंतर में हिंसात्मक था, न झारखंड की तरफ हिंसात्मक था। वार्ता से आप चीजों को डिस्कस कीजिए, डेलिबरेट कीजिए, लेकिन जब तीसरे स्तर की वार्ता हो चुकी है उसके पहले सदन का मार्च करना, मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वहां भी दमन चक्र हो और दमन चक्र के बाद जंतर मंतरों को नेग्लिफाई कर दिया जाए झारखंड से। मुझे लगता है झारखंड सरकार इस पर विचार करेगी और कोई दमन नहीं करेगी, बच्चों का कोई अरेस्ट नहीं होगा, उनकी कोई वो नहीं होगी जब तक वो हिंसा न करे। मुझे आशा है मेरे देश के बच्चे किसी भी पार्ट के हों वो हिंसा नहीं करेंगे, वो गांधीवाद के रास्ते पे चलेंगे और गोडसेवाद के रास्ते पे नहीं चलेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा जल्दी से पंकज जी, आवाज आ रही है? ये बताइए कि कल का क्या प्लान है यहाँ पे? ये जो आंदोलनकारी बच्चे हैं ये क्या जा रहे हैं कल उधर सदन की ओर, यानी विधानसभा की ओर? आवाज नहीं आ रही है पंकज की, आवाज नहीं आ रही है। जल्दी से अमलेंदु जी आपकी आवाज सुधारिए। वो समझ सकता हूँ परेशानियाँ हैं और भीड़ में ऐसी परेशानियाँ हो जाती हैं। लेकिन अमलेंदु जी ज़रा ये बताइए कि उधर रांची में तो चल रहा है, ये जो जंतर मंतर पे हुआ और जंतर मंतर का आंदोलन कैसे एक आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन बना, ये हम सब ने देखा। क्या इस आंदोलन ने देश की सियासत को पलट दिया है, बदल दिया है? क्या इस आंदोलन से विपक्ष को मजबूती मिली है कि नहीं मिली है? क्या इस आंदोलन के बाद कल राहुल गांधी की जो सभा हुई प्रयागराज में, उस सभा में इस आंदोलन, जंतर मंतर के आंदोलन का उस पर प्रभाव दिखा? ये तमाम बात आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ ताकि देश के लोगों को समझ में आए कि जंतर मंतर का आंदोलन कितना महत्वपूर्ण बन गया। अमलेंदु जी अनम्यूट कीजिए, अमलेंदु जी अनम्यूट कीजिए। अरे आप ऑनलाइन एडिटर हैं भाई, हमेशा अनम्यूट रहा कीजिए। नहीं, फिर और आवाजें आने लगती हैं भजन की और कीर्तन की, वो सब भी आने लग जाती हैं, फिर कॉपीराइट आने लग जाता है फिर। चलिए इसलिए म्यूट रहता हूँ। देखिए राजीव जी, जनता मंत्र का आंदोलन कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस समय उसकी शुरुआत हुई थी उस समय उसको लेकर बहुत सारी शंकाएं थीं और बाद में भी उसको भी लेकर बहुत सारी शंकाएं हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि कोई भी आंदोलन अगर गैर राजनीतिक है, जब तक उसको राजनीतिक शेप नहीं दिया जाएगा तब तक उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। और जंतर मंतर का आंदोलन भी राजीव जी आखिर में जाकर एक राजनीतिक शेप उसने ली, और राजनीतिक शेप उससे ली कि राहुल गांधी भी सड़क पर कूदे, प्रधानमंत्री के घर को घेरने के लिए पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद पहुंच गए, भीम आर्मी के चीफ जो थे वो पहुंच गए। तो ये आखिर में जाकर एक तरह से कहा जाए और उसको राजनीतिक शेप देने का काम शुरू हो गया। और वो उठा था सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जो थी वो जुड़ती चली गई और लोगों का एक गुस्सा जो था उसकी इसमें अभिव्यक्ति हुई। शुरुआत इस बात से हुई कि सीजीआई साहब ने जो कह दिया कि भाई कोई कॉकरोच है ये देश के युवा, उसके खिलाफ एक मजाकिया तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और वो जनता मंतर पर आ गए। उनको भी उम्मीद नहीं थी कि भाई उनके आह्वान पे इतने लोग जुट जाएंगे और क्या होगा। और शुरू में देखा भी गया कि उन्होंने लगातार अब ये देख के वहां से रोते रहे कि दिल्ली वालों घर से निकलो, दिल्ली वालों घर से निकलो, कोई घर से नहीं निकला। लेकिन 20 तारीख को जब सरकार ने उसको कुचला आंदोलन को राजीव जी, उसके बाद फिर एक जबरदस्त तरीके से सरकार के खिलाफ माहौल बन गया। और जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से कोई गलती होगी तो विपक्ष को तुरंत लपकेगा, सीधी सी बात है। विपक्ष ने उसको और ज्यादा पकड़ लिया। अब स्थिति ये हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अब अमित शाह जी राजीव जी 2000 किलोमीटर दूर पुणे तो पहुंच जा रहे हैं, 1500 किलोमीटर होगा, 2000 नहीं होगा तो, लेकिन 15 मीटर दूर संसद
का जो भवन है उसमें तो पहुंचते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं पहुंच पा रहे। आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इतने महत्वपूर्ण मंत्री अगर नहीं पहुंच पा रहे तो इसका मतलब उस आंदोलन का प्रभाव ही है राजीव जी। क्योंकि अमित शाह जी का जो स्वभाव है, वो आएंगे अगर सदन में तो उसी तरीके से बात करेंगे कि मैं तय करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, हाँ मैंने चलवाई गोली, या इस तरह की कुछ बातें करेंगे, और जानते हैं उसकी प्रतिक्रिया देश भर के अंदर बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए राजीव जी उसका एक प्रभाव है। अब वो प्रभाव हमको इलाहाबाद में भी देखने को मिला, जिस तरीके से छात्र वहां जुटे, उन्होंने जो बातें की, और मंच पर भी जिनको बुलाया गया, रैंडम चुनकर बुलाया गया, और वो मंच पर भी जो छात्र पहुंचे राजीव जी, उन्होंने भी सीधे सीधे एक बात कही कि हम इस सरकार से दबने वाले नहीं हैं। दो छात्रों ने तो साफ तौर पे कहा कि एक ने तो कहा कि हमारी जो वीसी मैम वो सुन रही हो तो वो सुन ले, और एक ने कहा कि मैं सम्राट चौधरी जो गुंडा है उसके डरने वाला नहीं हूँ। तो यानी राजीव जी छात्रों के अंदर एक आक्रोश जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगा, उसकी देश भर के अंदर जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। तो ये एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, और जाहिर सी बात है कि सरकार के खिलाफ ये गुस्सा जो है अब ये नॉन पॉलिटिकल गुस्सा राजीव जी नहीं रह गया। और राहुल गांधी ने भी कल सीधे सीधे इसीलिए देहरादून और कोटा में वो नॉन पॉलिटिकल कहते हैं। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा अमलेंदु जी, जरा पंकज के पास चलते हैं। पंकज, आवाज आ रही है? जी बहुत हल्का आ रहा है, लेकिन आ रहा है। ठीक है पंकज, जरा बताइए कि कल का की क्या प्लानिंग है, पहली बात। दूसरी बात, ये आंदोलन, जबकि इस वार्ता तीन दौर की वार्ता हो चुकी है, ये आंदोलन कहाँ है? अगर जंतर मंतर के आंदोलन को आप फॉलो कर रहे होंगे तो जंतर मंतर का आंदोलन धीरे धीरे काफ़ी मजबूती की ओर बढ़ रहा था। ये आंदोलन कहाँ दिखाई दे रहा है? और चूंकि आप लगातार वहाँ इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, ज़रा ये बताइए कि कितना फ़र्क है दोनों आंदोलनों में, जंतर मंतर में और इसमें। लेकिन वार्ता क्या और अगले राउंड की अभी उसका इंतज़ार हम करें? देखिए, जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर की जो आंदोलन थी उसमें सरकार वार्ता के लिए नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है कि सरकार वार्ता के लिए आ रही है। इनकी जो मांग है वो उस पर भी सुना जा रहा है, लेकिन कुछ मांगे हैं उस पर सरकार भी अभी रुके हुए है, उस पर विचार कर रही है। लेकिन जो कोर्ट का मामला है उसमें सरकार तुरंत वो अपने हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है, उसके चलते थोड़ा डिले हो रहा है। तो छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं है, और छात्र का कहना है कि अगर हम लोग की आज तक का लास्ट टाइम था, आज अगर हम लोग की बात नहीं हो पाती है तो कल हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि आज अगर बात, लेकिन आज क्या फिर बात होने की उम्मीद है? पंकज, आवाज आ रही है? आवाज चली जा रही है, कोई बात नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि छात्रों का कहना है कि अगर आज बात नहीं हो पाती है तो फिर कल विधानसभा का हम घेराव करेंगे, विधानसभा जाएंगे, कूच करेंगे। चलिए, इसका मतलब हम ये माने कि आज रात तक कुछ इसमें पॉजिटिव रिस्पांस सरकार देने की कोशिश करेगी। सरकार ने यहाँ जो 3 मांग हैं उसमें से प्रमुख मांग जो अभी कह रहे थे प्रेम कुमार जी कि इसकी जांच सीबीआई या ईडी से करवाई जाए, सीबीआई खासकर सीबीआई से करवाने का, और सीबीआई मतलब केंद्र सरकार पे आ जाएंगे आप, फिर मामला जो है, या ईडी केंद्र सरकार पे आ जाएंगे, मामला कहीं और चला जाएगा, ये बात भी आ रही है। मगर चलते हैं वो वहाँ, और आंदोलनकारी किस मांग पे यहाँ पर तैयार होते हैं, सरकार के साथ क्या बातचीत होती है। यहाँ इस्तीफे की बात नहीं है, लेकिन जो जेपीएससी के जो 3 मेंबर थे, तीनों ने इस्तीफा दे दिया अभी से थोड़ी देर पहले। झारखंड की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, झारखंड में भी रांची में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जंतर मंतर के आंदोलन को भी बड़ी ईमानदारी के साथ कवर किया, आप लोगों ने देखा, और रांची में जो चल रहा है उसको भी देख रहे हैं। रांची के आंदोलन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कई बार बातें होंगी, आराम से आंदोलनों का जिक्र करेंगे हम, और ढेर सारे आपके सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जो जनरेशन जी है, वो जनरेशन जी क्यों परेशान किए हुए हैं नरेंद्र मोदी को। इस जनरेशन जी के कारण आज राहुल गांधी, अभी मैं पूछ रहा था और अमलेंदु जी अपनी बात रख रहे हैं, दोबारा भी आता हूँ अमलेंदु जी के पास। राहुल गांधी ने अपने तेवर को क्यों बदल दिए? राहुल गांधी का तेवर जो देहरादून में था, कोटा में था, वो तेवर यहाँ उससे कई गुना अलग तेवर था, और बहुत एग्रेसिव राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे। और सीधे सीधे राहुल गांधी ने टाटा बाय बाय तक कह दिया मोदी सरकार को। और आज उन्होंने जो ट्वीट किया है और सीधे सीधे उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है
नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को उस अल्टीमेटम के भी क्या मायने हैं, ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटम यही है कि आप नहीं आ रहे हैं, आपको आना होगा। पायलट गन किसने चलाया, लाठियां किसने बरसाई यहाँ छात्रों के ऊपर दिल्ली की सड़कों पे, ये भी जवाब आपको देना होगा। यानी पूरी तरह से उस आंदोलन से कैसे विपक्ष मजबूत हुआ है, इस बात को समझने की जरूरत है। वो आंदोलन जो दिल्ली की सड़कों पे था, स्वतः स्फूर्त लोग आए, सीजेपी के द्वारा वो जरूर था। हमारे एक साथी बार बार कई सवाल पूछ रहे हैं। मुकेश जी, आपके हर सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं, मुकेश मिनेकर जी की बात मैं कर रहा हूं, और कई सवालों का जवाब दे चुका हूं। और न्यूज़ पॉइंट अगर ध्यान से जो साथी देख रहे होंगे, वो हमारी ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता हम बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। इसलिए ये हमारी पत्रकारिता पे आप लोग प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। जो खबर है वो हम दिखाएंगे, जो खबर है उससे डिरेल करने की कोशिश हमको मत कीजिए। सीजेपी क्या है ये हम किसी को सर्टिफिकेट देने वाले नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस देश में अब किसी सीजेपी की जरूरत नहीं है। इस देश का हर युवा, हर नागरिक खुद अपने आप में एक सीजेपी है या अपने आप में विपक्ष है। और खासकर वो जनरेशन जी जो आज सड़कों पे था या है, चाहे वो ईमानदारी के साथ रांची में हो या ईमानदारी के साथ जंतर मंतर पे हो, या वो ईमानदारी के साथ दिल्ली छोड़कर हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, हर जगह। तो इसलिए ये एक अलग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, और 15 दिन बाद जब वो मीडिया के सामने और देश के सामने आते हैं, अपने राज्य में भाषण देते हैं, तो कहते हैं कि मैं तो पहले ही सोच लिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या भाई, आप फिर 2.5 महीने तक क्या कर रहे थे? आप 2.5 महीने तक, मई में आपसे इस्तीफा मांगा गया था, उस समय आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सवाल तो पूछा जाएगा। यही सवाल संजय राउत ने पूछा है, विपक्ष के कई नेताओं ने पूछा है, लेकिन मैं वहां भी नहीं जाना चाहता हूं। अमलेंदु जी, सवाल यह उठता है कि आखिर आज की तारीख में जब देश आंदोलित है, देश का युवा आंदोलित है, और 25 साल से 15 साल से 29 साल, जो 3 साल बाद 18 साल का हो जाएगा, इसमें लगभग 30% युवा हैं। लगभग 30% युवा ऐसे हैं, यानी जेन जी है। 30% तो जनरेशन जी है, उसके आगे का अलग 40% वोट बैंक है। और नरेंद्र मोदी इसी के साथ खिचड़ी पकाते रहे, और उनको लगता रहा कि जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। पेरेंट्स ने जैसा कहा, बच्चा जाके, माँ बाप ने कहा कि बेटा मैं बीजेपी को कमल पे वोट देता हूं, तू भी जाके कमल बटन दबा के आना। लेकिन बच्चा कहता नहीं, आपको जो करना करिए, मुझे जो इच्छा होगी मैं वो करूंगा। ये जनरेशन चेंज है। और सबसे बड़ा उदाहरण नेहा बोरा को देखिए, वो भी जेनजी है। नेहा बोरा 25 साल की लड़की, उसके पिताजी 10 साल से बात नहीं करते अपनी बेटी से। 10 साल हो गए नेहा बोरा से बात नहीं करते पिताजी। क्यों? क्योंकि बेटी चली गई, आयशा की चीफ बन गई, लेफ्ट विंग में चली गई, इसलिए पापा को पसंद नहीं आया। मम्मी पापा दोनों जो हैं वो राइट विंगर हैं, दोनों हमेशा जिंदगी भर बीजेपी को वोट देते रहे। बेटी उससे अलग है तो हो गया, लेकिन बेटी ने वहां विद्रोह किया। और ऐसे एक विद्रोह ही नहीं है, कई हैं परिवार में जो पहले अपने परिवार से लड़ रहे हैं कि आपको जो करना करिए, मुझे ये पसंद नहीं है तो नहीं है। आज का युवा सवाल पूछता है, और इसलिए बहुत कुछ चेंज है। आप उस राह पे चलने की कोशिश मत कीजिए जिस राह पे नरेंद्र मोदी चल रहे थे। पंकज जी, आवाज आ रही है मेरी? पंकज जी, आवाज आ रही है? पंकज जी, हाँ पंकज जी जरा, क्योंकि आपके पास बार बार आ रहा हूं, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन जरा पंकज जी ये बताइए कि आगे की क्या प्लानिंग चल रही है यहाँ पे? क्या अमूमन इतनी ही भीड़ रहती है जितनी आज है रांची के इस स्टेडियम में? लेकिन शाम जैसे धीरे धीरे लोग बच्चे अपने माता पिता के साथ यहाँ आंदोलन कहा जाए तो वो लोग भी इनको साथ देने के लिए यहाँ पे जाते हैं। भीड़ काफी रात शाम के समय जैसे ही शाम होता है उससे लेकर के रात 10 बजे तक भीड़ बढ़ना शुरू हो जाता है। 11 बजे के बाद थोड़ा जो लोकल जो होते हैं वो यहाँ पे काफी शोरगुल है। अपने जी पंकज जी, आपको रोकना चाहूंगा, काफी शोरगुल है, आवाज आपकी उतनी क्लियर नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी रिपोर्ट हम बाद में सबके सामने लाते हैं। और जरा जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी अपनी बात पूरी कीजिए।
जी राजीव, तो मैं यही कह रहा था कि जो छात्र आंदोलन जनता मंथन का हुआ, उसका प्रभाव यही है कि आपको याद होगा कि कोटा में एक छात्र जब था वो मंच पर आया, तो उसने मोदी सरकार का नाम लिया कि जो सवाल है, और राहुल गांधी ने तुरंत उसको रोका था कि ये नॉन पॉलिटिकल मंच है, अभी हम इस पर किसी मोदी और किसी सरकार की हम बात नहीं करेंगे। और कल राजीव जी जब राहुल गांधी ने बात की, तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, अडानी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, इन सबको सीधे सीधे उन्होंने निशाने पर लिया है। यानी राजीव जी, जो हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि कोई भी गैर राजनीतिक आंदोलन जो है, या गैर राजनीतिक जिसको कहा जाता है कि वो धारा है, वो आखिरकार जाकर समाप्त होती है राजनीतिक धारा में ही, राजनीतिक आंदोलन में ही। और इसको सीधी सी बात इसलिए भी राजनीति उसको होना भी पड़ेगा कि आप कितनी भी गैर राजनीतिक होने की बात कीजिए, लेकिन अगर हमारी जिंदगी की हर जोर जो है सांस की, वो भी अगर राजनीति तय कर रही है, तो आप कैसे गैर राजनीतिक हो सकते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल राजीव जी। हम हवा ले रहे हैं, वो हवा कितनी प्रदूषित है, उस हवा में कितना जहर घुला हुआ है, उस हवा में कितना pH2 है, ये सारी चीजें अगर राजनीति तय कर रही है, पर्यावरण को लेकर अगर सब कुछ राजनीति तय कर रही है कि जंगल कटेंगे तो जंगल किसको दिए जाएंगे, खदानें होंगी, उनका खनन होगा तो वो किसको दिया जाएगा, अगर ये सब राजनीति तय कर रही है, तो कोई भी व्यक्ति राजीव जी, और कोई भी आंदोलन और कोई भी समस्या गैर राजनीतिक कैसे हो सकती है? और मुझे लगता है राजीव जी की शुरुआत में राहुल गांधी भी यही सोच के चलते थे कि पहले गैर राजनीतिक तौर पर इसको लिया जाए और छात्रों का और युवाओं का मन टटोला जाए कि उनके अंदर इस सिस्टम को लेकर क्या नाराजगी है। लेकिन जब राहुल गांधी को लगा और जनता मंथन से जब नारे लगने लगे कि 56 इंच का छोटा बंदर, पेपर लीक कर गया बंदर, ये सारे जब वो नारे वहां लगने लगे, और आरएसएस की चड्डी उतारो, ये सारे जब नारे लगने लगे, तो ये संकेत मिल गया कि अब युवाओं भी जो के अंदर भी राजीव जी आरएसएस और बीजेपी का जो सिस्टम है उसको लेकर एक सख्त नाराजगी है, और लोग समझ रहे हैं कि इसके पीछे आरएसएस है, सारी जो अव्यवस्था की जड़ है वो आरएसएस है। ये युवा अब समझने लगा है, और युवाओं के अंदर एक आक्रोश है। और मुझे लगता है राजीव जी कि उसी से शायद राहुल गांधी फिर ये खुलकर आने को तैयार हुए, और खुलकर उन्होंने सीधा सीधा छात्रों की समस्याओं को लेकर, रोजगार के सवालों को लेकर आरएसएस और बीजेपी के ऊपर तीखा हमला राहुल गांधी ने बोला। तो जाहिर सी बात है राजीव जी की इस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो उससे राहुल गांधी भी अब उसको पॉलिटिकल एक रंग दे रहे हैं। और जो छात्र वहां पहुंचे, जिनसे बातें हुई, बाद में हम लोगों के संवाददाता इकरार थे, उन्होंने जो छात्र वहां से निकल रहे थे उनसे सबसे बातें की, तो सबका राजीव जी एक सुर में जो था वो यही था कि ये आरएसएस और बीजेपी का जो सिस्टम है, सारी समस्याओं की जड़ यही है राजीव जी। और ये बात अब जन जन तक पहुंच गई, तो राहुल गांधी अब खुलकर भी अब चैलेंज देने की स्थिति में आ गए हैं कि मोदी शाह जी अब आप सुधर जाइए। अब राजीव जी चलते चलते थोड़ा सा झारखंड की एक बात ये कर ली जाए कि जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, मुझे लगता है कि इन छात्रों को समझाना चाहिए कि सीबीआई की जांच की आप मांग कर रहे हैं, ये वही सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं जिसका 2024 का नीट का जो मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया, उसको क्लीन चिट दे दी उस सीबीआई ने, वो बाइज्जत बरी हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई का मसला, सीबीआई का जाता है पेपर लीक का मसला, सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंचता है, तो आप उस सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। यहां तो राजीव जी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है जेपीएससी के इसके मामले को लेकर, और सरकार आपसे बात कर रही है, आपकी सारी बातें मानने को तैयार है। जिन दो बातों पर समस्या है उनको लेकर हो सकता है। एक और बात राजीव जी जो मुझे लगता है कि इन छात्रों को समझना चाहिए कि इनके बीच में जब ये जाएंगे विधानसभा प्रदर्शन करने, चूंकि जंतर मंतर के आंदोलन को बदनाम भी करना है, तो इसलिए राजीव जी कुछ लोग घुसाए जा सकते हैं कि जो वहां उत्पात मचाएं, और ये पुरानी टैक्टिक्स जो है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है राजीव जी, उसकी रहती है। तो इसलिए बहुत सतर्क, अगर ये छात्र जो लेके जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन और करते हैं मार्च, तो इनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके बीच में कोई दूसरा नहीं घुस जाए। अब जो पैलेट गन जो दिखाई जा रही है, जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, तो ये पैलेट गन तो आरएएफ के पास है, केंद्रीय बलों के पास है, झारखंड पुलिस के पास तो आरएएफ है नहीं। तो क्या अमित शाह जी ने वहां भेज दिया है? फिर अगर मीडिया जो ये चला रहा है सब पैलेट गन की वहां तैयारी है, इसका मतलब अमित शाह जी ने जो है बिना राज्य सरकार की अनुमति क्यों वहां भेज दिया? सेंट्रल की फोर्स से जाओ पैलेट गन चलाओ।
तो अगर राजीव जी ये है तो ये इन सारी मसलों पर भी बातचीत हमको आगे करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आज रात में कुछ ना कुछ वार्ताकार निकलना चाहिए, क्योंकि जो वार्ताकार हैं उनको हम लोग अभी लेकर आए और उनकी बात से भी लग रहा था कि 2-1 बिंदु हैं उन पर आज बिल्कुल, रात पंकज के शायद साथ जो एक थे वो वार्ताकारों में से एक हैं, वार्ताकार। वो स्टूडेंट जो 8 स्टूडेंट जा रहे हैं उनमें से एक हैं जो पंकज के साथ। आवाज़ ठीक नहीं, क्लियर नहीं आ पा रही है, काफ़ी शोरगुल है, माइक शायद ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सुना वो उन वार्ताकारों में से हैं, 8 छात्रों में से एक हैं जो सरकार के साथ, सरकार के 4 नुमाइंदे हैं और 8 इधर से हैं, और इन लोगों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। तीसरे राउंड की बात हुई थी, उसके बाद आए हैं। आज हेमंत सोरेन ने भी अपनी बात लिखित रूप से एक चिट्ठी लिखी है वहाँ के झारखंड के इन आंदोलनकारियों के पक्ष के लिए, और उनके अलावा वहाँ के राज्यपाल ने भी आज इस पे बात अपनी कही है। एक भाषण में एक बयान हेमंत सोरेन का भी आया है। मोरलेस सारी चीज़ों पे यहाँ सहमति बन गई है। जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे, बस एक सहमति सीबीआई वाली सहमति नहीं बन पा रही है, और बात वही है कि इन चीज़ों को सीधे सीधे नहीं चाहती है झारखंड सरकार की केंद्र सरकार के खाते में, उनके पाले में दिया जाए। यही बात वहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, और इसीलिए शायद वहाँ अभी तक ये बातचीत बन नहीं पा रही है। और 2 गुट हो गए हैं, एक राइट विंग गुट है वहाँ पे, और 2 अलग अलग जगह पे 2 अलग अलग अनशन चल रहा है। राइट विंगर्स का अलग चल रहा है, और वहाँ पे कुछ ऐसे पत्रकार महोदय लोग जा रहे हैं जो गोदी मीडिया वाले हैं, और वो लोग वहाँ पे जिस ढंग से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो आप लोगों ने देखा ही है। तो इसलिए गोदी मीडिया ही नहीं, गैर गोदी मीडिया वाले भी जो गए हैं वो भी उसी तरीके की कर रहे हैं। जो गैर गोदी मीडिया वाले गए हैं, यूट्यूबर गए हैं, वो भी बहुत रायता वहां फैला रहे हैं। सिर्फ व्यूज से मतलब है, समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जनता की समस्याएं जो है, छात्र की समस्याएं हैं, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। व्यूज कैसे मिलेगा, सिर्फ इस पर ध्यान है राजीव जी। वो भी रायता फैला रहे हैं, उनकी भी बाद में की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूँ स्वामी जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूँ। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ रायता, जो अभी शब्द इस्तेमाल किया हमारे साथी अमलेंदु जी ने, रायता फैलाने की पूरी कोशिश, ये कि जंतर मंतर तो दिखाया जा रहा था, अब कहाँ है, ये लोग वहाँ झारखंड को क्यों नहीं दिखा रहे हैं। और जंतर मंतर दिल्ली में बगल में है, कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। नोएडा के मीडिया को इतना समझ में नहीं आया है कि कम से कम जंतर मंतर की कुछ रिपोर्ट्स 36 दिन हो गए। पहली बार नोएडा का मीडिया वहाँ तब पहुँचता है स्वामी जी जिस दिन सोनम वांगचुक को उठा लिया जाता है, उसके बाद कोई खबर नहीं। जब इस्तीफा हो जाता है तो सब जगह सांप सूंघ जाती है। सांप सूंघना जो कहते हैं ना, वो सारे एंकर्स के चेहरे पे आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी हार हो गई। और उसके बाद, इस्तीफा के बाद, और फिर से नैरेटिव उधर रांची में शुरू होता है, तो फिर सारे पहुंच जाते हैं रांची पहुंच जाते हैं, लेकिन जंतर मंतर नहीं पहुंचते हैं। ये जो है मीडिया का रूप, इसको समझने की ज़रूरत है। देश को सबसे ज़्यादा, हमारे दर्शक साथियों में भी कई जो इधर उधर भटकते रहते हैं, वो भी इन लोगों के शिकार हो जाते हैं। वो शिकार हो जाते हैं। अब क्या करें, गोदी मीडिया में कुछ और नैरेटिव बनाया जा रहा है, हम लोग कुछ और नैरेटिव पे काम दिखा रहे हैं। खबरें जो चल रहा है वो दिखाने की कोशिश, जाए तो कहाँ जाए। तो एक जो सच्चाई है, सच्चाई को कैसे तौला जाए, ये तो आपको अपना आईक्यू लेवल आपका होना चाहिए ना, अपना दिमाग आपको लगाना होगा ना। और इस कारण समाज को जो बिल्कुल बांट दिया गया है, समाज में जो गंध मचाई गई है, वो अब सामने धरातल पे है। और उसका जीता जागता उदाहरण जंतर मंतर था स्वामी जी। आप भी कई बार गए। जंतर मंतर के जो वहाँ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसकी चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन जंतर मंतर ने ताल ठोक के इस्तीफा ले लिया, इसकी चर्चा करने से क्यों डर लगता है? जिस नरेंद्र मोदी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, आखिर क्या कारण है कि 20 तारीख के बाद से आज तक, आज जिस वक्त ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, अभी तक एक शब्द नहीं कहे देश के गृह मंत्री? और अमलेंदु जी सही कह रहे हैं कि पायलट गन आज दिखाया जा रहा था दिन भर, पायलट गन रोड पे, रांची की सड़कों पे पायलट गन लिए घूम रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस कहाँ की है? कौन है इसका मालिक? होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्टर भेजा है क्या वहां पे? यह सवाल कोई नहीं पूछेगा।
कहेगा कि ये तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने, अरे भाई झारखंड का मुख्यमंत्री पैदा कर रहा है क्या? स्वामी जी अनम्यूट कीजिए, स्वामी जी अनम्यूट कीजिए। स्वामी जी की आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। राजीव जी देखिए, मैं तो एक बात से बहुत खुश हूं, ये जितना भी गोदी मीडिया झारखंड में जाके ये रायता फैला रहा है या बाकी लोग वहां जाके रायता फैला रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का केवल एक मुद्दा था कि कभी भी रोजगार के बारे में और शिक्षा के बारे में बात ना हो। सारी की सारी बात जो है वो धर्म के बारे में हो, हिंदू मुसलमान के बारे में हो, हिंदू क्रिश्चियन के बारे में हो, इन्हीं चीजों पे लोगों को उलझा दिया जाए। सोशल जस्टिस के खिलाफ, यूजीसी के समर्थन में और यूजीसी बिल के खिलाफ, इस टाइप के चीजों में उलझा दिया जाए। लेकिन चलिए, अगर वहां जाके रायता फैला रहे हैं तो मुद्दे को बढ़ा रहे हैं, इसी मुद्दे पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। देश की जनता और बुजुर्ग भी इस बात से पीड़ित हैं कि उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही है। फिर जैन अल्फा जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से मूक और बधिर लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक जिज्ञासा और एक प्रेरणा मिल रही है पूरे समाज को कि अगर तुम्हारे साथ सरकारी तंत्र जो है अन्याय करता है तो तुम्हें भी अपनी आवाज उठाने का, चलिए आप रायता फैला लीजिए। ये जो बार है, एक तरह का रेजिंग बार है, इसको झारखंड में लोग बढ़ाने इसलिए कि जिस मुद्दे से बच्चों का ध्यान वो भटकाना चाहते थे, आज के तारीख में ध्यान वहीं का वहीं आ गया। अब जैसे अमलेंदु जी ने कहा, चलिए डॉट्स को मिलाते हैं। अगर मान लीजिए ये चाहते हैं कि भाई अगर जिन लोगों ने भी पेपर लीक किया, मान लीजिए 10 लोग अरेस्ट हो गए, 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया, मान लीजिए ABCD 4 लोग हैं जो पेपर लीक में पाए जाते हैं। अब 2 ही विकल्प हैं, या तो ये झारखंड सरकार के लोग हैं या ये केंद्र सरकार के लोग हैं। अगर मान लीजिए झारखंड सरकार के लोग हैं और CBI लोगों को छोड़ देती है और बाद में उन्हें रिहा कर देती है, तो नुकसान किसका होगा? बच्चों को नुकसान होगा जो आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये केंद्र सरकार के लोग हैं और उनको छोड़ देती है, भाई देखिए जो कुल्हाड़ी गिरेगी वो तो बच्चों के पैर पे गिरेगी ना। सवाल तो यहाँ बच्चों के रोजगार का है, बच्चों की शिक्षा प्रणाली का है, तो बच्चों के साथ ही अन्याय होगा। तो क्या ये बच्चों को नहीं चाहिए कि अगर मान लीजिए 2 महीने की मियाद दी जा रही है, 3 महीने की मियाद दी जा रही है कि CID प्रोब हो, और अगर मान लीजिए ये होता है कि जुडिशियल एक कोर्ट के जज उसको वो मॉनिटर कर लें और उसके बाद जो दोषी हैं उनको दंड मिले, और आगे से हिंदुस्तान भर में कोई भी अगर पेपर लीक होता है। लेकिन ये जो आज के तारीख में, जैसे मैंने ये भी सुना सोशल मीडिया के अंदर, क्योंकि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बताएंगे कि ये बात सच है कि गलत, वहां मोटरसाइकिल में दुर्दांत लोग घूम रहे हैं, कट्टा लहरा रहे हैं और तलवारें लहरा रहे हैं, जिससे कि वहां पे पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़े और बिल्कुल जंतर मंतर को झारखंड से कंपेयर कर दिया जाए। अब ये परीक्षा तो है, लेकिन ये बार इतने ऊंचे कर दिए गए हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई पेपर लीक होगा तो बच्चे छोड़ेंगे नहीं, इसी प्रकार के आंदोलन होंगे, और जितने ज्यादा ही आंदोलन होंगे उतने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव जो हिंदू मुसलमान का था, जो रिलीजियस फर्वर को आगे बढ़ाने का था और दिवाली, होली और शमशान कब्रिस्तान के बीच में लड़ाई कराने का था, वो हटेगा। मेन मुद्दों पे हमारा देश आ गया है, हमारे देश के बच्चों ने पूरे डेलिब्रेशन को चेंज कर दिया है, बातों के मुद्दे को चेंज कर दिया है, इससे मैं खुश हूं। चलिए झारखंड में विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस और JMM की सरकार है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि अगर वार्ता चल रही है, इसके बावजूद आप मार्च करना चाहते हैं तो वहां पे शांति बनाए रखें। पुलिस के मैं अपेक्षा करता हूं, क्योंकि जानते हैं हेमंत सोरेन इस जाल में नहीं फंसेंगे, वहां पे कोई बल प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये बात मैं एक अंदरूनी आपको बता रहा हूं, जो झारखंड के एक व्यक्ति ने बताया, यही काम अगर जंतर मंतर में बीजेपी ने कर लिया होता तो ज्यादा सफलता मिलती। वहां पे जो लोग गुंडे, बदमाश और जो अपराधी हैं वहां मौजूद हैं, बाकायदा उनकी फोटोग्राफी हो रही है, बाकायदा उनकी वीडियोग्राफी हो रही है, उनको उस वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आधार पे चिन्हित किया जाएगा और उनको दंडित किया जाएगा। लेकिन न किसी को पैलेट गन मारी जाएगी, न किसी को डंडे से मारा जाएगा, न किसी को करंट लगाया जाएगा, न कुछ फर्जी केसेस में लगाया जाएगा। ये आंदोलन देखिए खत्म तो होना ही, आज नहीं खत्म होगा, 10 दिन के बाद हो जाएगा। फिर जिन लोगों ने, अपराधी तत्वों ने, दक्षिणपंथी लोगों ने वहां पे इस प्रकार का एक अव्यवस्था फैलाने का और
वहां पे एक क्राइम का माहौल बनाने की कोशिश की है, वो मानी बात है। जब वीडियोग्राफी होगी और फोटोग्राफी होगी, उनको कानून अपने हिसाब से टैकल करेगा। तो मेरे ख्याल से यही काम अगर जंतर मंतर में केंद्र सरकार करती तो उनके हित में होता, लेकिन डंडे चला के और पैलेट गन चला के उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। और मुझे आशा है कि झारखंड सरकार ये नहीं करेगी, जो भी करेगी उसकी रिकॉर्डिंग करेगी और बाद में उन लोगों को कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन बल प्रयोग नहीं करेगी। जी, बल प्रयोग तो खैर वो दिखाई भी नहीं दे रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत भी हो रही है। एक नहीं बल्कि 4-4 मंत्री बात कर रहे हैं झारखंड की तरफ से, सरकार की तरफ से, सब कुछ वहाँ बातचीत की तरफ से, और उसमें बस एक ही है। अब देखिए जेपीएससी के 3 सदस्य, तीनों का इस्तीफा ले लेना ये भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये सब हो चुका है। झारखंड के इस आंदोलन को अलग ढंग का, अलग रंग पे रंगने की कोशिश हो रही है। देश में हम लोगों ने देखा मणिपुर में क्या हुआ। आज तक नरेंद्र मोदी मणिपुर गए नहीं, मणिपुर पे कोई चर्चा नहीं। मणिपुर 2 भाग में बंट चुका है, 2 नहीं बल्कि अब 3 भाग कह लीजिए। अब नगा भी हैं, पहले मैतई और कुकी, अब नगा, ये तीनों हो गए। और मणिपुर का विभाजन किस ढंग से हो चुका है, सामाजिक विभाजन, वो हम लोग देख रहे हैं। तो एक तो ये है, तो इसलिए हमको जो अच्छा लगता है वो हम करें, जो मतलब मीठा मीठा जो है वो गप गप और कड़वा थू थू कर दें, ऐसे नहीं चलता है। यानी आप अपने वोट बैंक के लिए जो चाहें वो कर लें, वो दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर का आंदोलन हुआ तो जंतर मंतर का आंदोलन आपके पक्ष में नहीं था, तो जंतर मंतर के आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद भी रात के 12 बजे आकर नरेंद्र मोदी को रील बनाना पड़ा। ये बड़े पर्दे पे ना आके अब छोटे पर्दे पे आना पड़ रहा है। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गए हैं नरेंद्र मोदी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यानी अब वो रील में आ गए हैं नरेंद्र मोदी। इतना परिवर्तन इस देश के युवाओं ने, जनरेशन जी ने, अल्फा ने करके दिखा दिया है। और इसलिए इसके आगे भी बहुत कहानियां भी लिखी जाएंगी, ये साफ दिखाई देता है। भले अब 3 दिन का संसद का सत्र बचा हुआ है। स्वामी जी, प्रेम कुमार जी, अमलेंदु जी, आप लोग जानते हैं 10, 11, 12, 13, चौथा दिन 13 तारीख लास्ट ही है। लेकिन 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल कहा जा रहा है कि एफसीआरए का बिल, जो एफसीआरए बिल है वो लेकर आ सकते हैं गृह मंत्री। आ जाएं, अच्छी बात है, लेकिन आए तो सदन के अंदर, क्यों भागे फिर रहे हैं? सवाल तो ये पैदा होता है ना। तो बहुत सारे परिवर्तन अभी सामाजिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से बहुत परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। और ऐसे में उन राज्यों को सतर्क रहने की ज़रूरत है जहां विपक्ष की सरकारें हैं। सतर्कता दिखाई भी दे रही है और विपक्ष के सरकारों को कमज़ोर और वहाँ उसे बदनाम करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा धड़ा जो है वो लगा हुआ है, लगातार दिखाई दे रहा है मीडिया में जिस ढंग से बातें हो रही हैं। प्रेम कुमार जी, ज़रा जल्दी से आना चाहता हूँ आपके पास, और इन सब से इतर राहुल गांधी के कल के भाषण पे एक बार फिर आना चाहूँगा मैं। और राहुल गांधी के भाषण से जो उनका जो पूरा का पूरा मोड चेंज हो गया है। राहुल गांधी का जो गाड़ी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, वो सीधे आजकल जो 6th गियर में गाड़ी लेके चले आए कल अचानक। उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा कल का अगर हो तो लेके आइए, समझ में आएगा कि राहुल गांधी के भाषण का वो जो नोट था वो क्या कहता है। प्रेम कुमार जी और स्वामी जी, अगर आप रुक पाएँ थोड़ी देर, आपके पास दोबारा फिर से आना चाहूँगा। राहुल गांधी के भाषण के मायने समझने की ज़रूरत है और इस मायने के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता और जो साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझें कि देश की सियासत की दिशा कैसे बदल चुकी है, पलट चुकी है। सुनिए यहाँ राहुल गांधी को। पहले भी हुआ करता था, एक ऐसा टाइम था व्हेन Allahabad University was one of the best universities in the country. This evening, आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए उनका धन। इन 3 चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये आप हो, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो,
भारत की स्ट्रेंथ हो। और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा। यहां सुन रहे थे प्रेम कुमार जी, जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो पीछे से शोर, और ये वो शोर नहीं है, ये युवाओं का जोश दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है। और सब खड़े हैं हाथ में तख्तियां लिए हुए, वहाँ टेबल कुर्सी, वहाँ कुर्सियाँ नहीं लगी हुई हैं, वहाँ सारे खड़े हैं, जितने भी आए होंगे 15,000, 20,000, 25,000 जितने लोग होंगे वो मैं गिनने नहीं गया, लेकिन ये सारे वहाँ खड़े हैं छात्र स्वतःस्फूर्त आए हुए। क्योंकि इनमें से कई, जब कल हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो कईयों ने कहा कि हम सुनने आए थे किसी पार्टी विशेष से, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये जो नोट है, राहुल गांधी जिस लेवल पे आके भाषण दे रहे थे कल, अगर आप कोटा के भाषण को सुनिए और देहरादून के भाषण को सुनिए तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। और ये इसमें वो डिफरेंस जो है वो दिखाई देता है, सुनाई पड़ता है। कैसे, क्या यहाँ से ये माना जाए कि राहुल गांधी ने भी अपने टोन को बदल लिया है? ये माना जाए कि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद विपक्ष में भी एक नया जोश भर गया है, ये माना जाए? क्या ये माना जाए कि इसके बाद एक गंभीर प्रेशर में, बहुत दबाव में नरेंद्र मोदी की सरकार है? और अगर वो दबाव में है तो आने वाले समय में इसका क्या रिएक्शन आप देख रहे हैं? प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी, एक बार फिर देखिए, जो बात आपने इस चर्चा में कही कि जो 15 से 29 साल के लोग हैं और उनकी संख्या राहुल गांधी ने 40 करोड़ बताई है, और 40 करोड़ की जो ये आबादी है, ये वोटर्स हैं, ये वोटर्स, इसका मूड बिल्कुल बदल गया है। और 40 करोड़ में देखिए, पूरे 40 करोड़ नहीं होते, लेकिन जो लीड करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वही 40 करोड़ को लीड करते हैं और उनकी दिशा तय करते हैं, और उससे देश की दशा तय हो जाती है। तो ये 40 करोड़ वोटर ही उनके लिए बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि ये किसी SIR और किसी चुनाव प्रबंधन जो अब तक होता रहा है उन सबको तोड़ने की क्षमता रखते हैं, ये सत्ता बदलने की क्षमता रखते हैं। और ये 40 करोड़ जो युवा हैं, इनके बीच में राहुल गांधी की ट्यूनिंग हो गई है। राहुल गांधी के एक तरह से कहिए कि उनके संगीत पर ये धुन, या उनकी धुन पर ये नाच रहे हैं। राहुल गांधी की धुन पर छात्र नाच रहे हैं, ये स्थिति बन गई है। और इसको आपने सही कहा कि इससे पहले और अब में जो तेवर में फर्क दिखता है, वो क्यों दिखता है? एक बात तो यह है कि राहुल गांधी ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि जो चैप्टर 3 होगा प्रयागराज में, हम युवाओं के भविष्य और रोजगार उसकी चिंता करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो टोन तो यही उन्होंने सेट कर दिया था। लेकिन इससे पहले जो बात उन्होंने देहरादून और कोटा में करी, कोटा में क्या उन्होंने बात की थी कि पढ़ाई महंगी है, कोचिंग का बोझ है, पेपर लीक है, और डिप्रेशन में है स्टूडेंट्स, उनके पास अपॉर्चुनिटीज का अभाव है, और कुल मिलाकर के एजुकेशन सिस्टम संकट में है। देहरादून में उन्होंने थोड़ा उससे और प्रभावी ढंग से बात की, लेकिन नया फैक्टर था अकाउंटेबिलिटी, कि सरकार को जवाबदेही लेनी होगी, जवाबदेह होना होगा। और इसमें पूरे जो छात्रों के का आंदोलन चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा था, सरकार को जवाबदेह बनाने की बात हो रही थी, वो उसका असर था। या यूं कहें, राहुल गांधी ने जो नैरेटिव बिल्डअप किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी,
वो उस वजह से उसका असर छात्र आंदोलन पर पड़ा। वाइस वर्सा है, जिसको जिस तरीके से लेना हो ले सकते हैं, लेकिन ये बात जो है स्पष्ट है कि अकाउंटेबिलिटी एक प्रमुख फैक्टर के तौर पर सामने आई। और उस समय देहरादून में उन्होंने पेपर लीक का पूरा तंत्र, परीक्षा माफिया पर एक्शन, उसमें सरकार की विफलता, छात्रों की भविष्य और जवाबदेही, यहां पर उन्होंने अपने आप को सीमित रखा। और इसके आगे जब प्रयागराज आए तो प्रयागराज में एकदम बिल्कुल अलग टोन उनका नजर आया। वो था छात्रों का जो आप आज भी दिखा रहे हैं, जो अल्टीमेटम बोल करके उन्होंने रखा है। ये अल्टीमेटम राहुल गांधी का आज दिखता है, लेकिन ये अल्टीमेटम तो छात्रों की ओर से है। छात्रों ने कहा कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब मरना या चाय बेचना यही रास्ता रह गया है। तो उसको उन्होंने अपनी जुबान दी और राजनीतिक आंदोलन का एक सूत्र वाक्य गढ़ा है। और ये अल्टीमेटम है छात्रों की ओर से, राहुल की जुबान से वर्तमान सरकार के लिए। और उस अल्टीमेटम को उन्होंने छात्रों के बीच बताया भी था कि खत्म और टाटा बाय बाय जो उन्होंने कहा वो उसका सार है। इसके साथ साथ जो उन्होंने छात्रों को समझाने के लिए तरीके अपनाए, जिसको कि राजनीतिक कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बोलना जरूरी है कि राजनीति, कोई भी आंदोलन राजनीतिक तो होता है, लेकिन उसका चरित्र गैर राजनीतिक हो सकता है। राजनीतिक दल अपने आप को छात्रों के हित से जोड़कर अपने हितों को पीछे रख करके उनका समर्थन करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आंदोलन कभी गैर राजनीतिक नहीं होता, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो इस बार छात्रों की जब पूरी समस्या को बता रहे राहुल गांधी, तो सिस्टम समझा रहे, सिस्टम। और सिस्टम क्या है? सिस्टम को उन्होंने 3 हिस्सों में बांट कर दिखाया। एक सिस्टम दौलत का है, दूसरा सिस्टम जो मोदी शाह का है, और तीसरा सिस्टम जो सोच के इर्द गिर्द है, आरएसएस, जो हर जगह पर बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। उस हिसाब से हर जगह पर उन्होंने बता दिया कि चाहे जुडिशरी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे संसद के भीतर हो, संसद के बाहर हो, जितनी भी संस्थानें, सब जगह आरएसएस के लोग बैठ गए हैं। और ये सिस्टम एक दौलत वाला, दूसरा सत्ता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बीजेपी की आमदनी 10,000 करोड़ से ज्यादा हो गई, जो 150 करोड़ हुआ करती थी। भाई उन्होंने बताया कि गौतम अडानी की दौलत 30 गुना बढ़ी बीते 10 साल में, लेकिन बीजेपी की आमदनी तो 70 गुना बढ़ गई। ये जो दिख रहा है, जो 150 से 10,000 करोड़ पहुंचे, तो इसके हिसाब से उन्होंने बताया ये सिस्टम ही छात्रों के भविष्य को खत्म करने वाला है। और ये जाहिर बात है, आरएसएस की सोच, सत्ता की सोच, और जो कोई भी हिटलर से प्रभावित राजनीति में लोग होते हैं, सत्ता में होते हैं, उनकी सोच ही यही होती है कि सत्ता की जनता को कम पढ़ा लिखा रखो, वो दाने दाने के लिए मोहताज रखो, 5 किलो अनाज पर रखो, और उसको खुश भी रखो, और फिर वो हमारे पीछे चलेगा। तो उसको पढ़ने मत दो। इसीलिए वो आता है, वो सारा सिस्टम के मैट्रिक पास कर लीजिए, आपको वो मिल जाएगा, व्यापार करने के लिए हम सरकार मदद देगी। राहुल गांधी ने उसकी भी पोल खोल दी। कितने लोगों को रोजगार के लिए ये लोन देते हैं? लोन तो बड़े बड़े लोगों को देते हैं, अंबानी अडानी बड़े कारोबारियों को देते हैं, छोटे कारोबारी को देते भी नहीं है। तो जाहिर बात है कि अपने ऊपर जो स्किल इंडिया और तमाम तरह की जो बातें की गई, सब फेल साबित हुए, छात्रों को रोजगार देने में नाकाम साबित हुए। और 20,000 की नौकरी भी छात्र को आज पूरे देश में नहीं मिल रही है। जो छात्र ने बताया कि वो बीएड किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, फिर भी उसको 20,000 की नौकरी देश में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो हालात राहुल गांधी ने देश के सामने रखे, ये छात्रों की स्थिति ही राजनीतिक जो इल डिसीजंस होते हैं उसके कारण है। पुअर डिसीजंस जो छात्रों के लिए हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए हैं। आप बताइए ना, यूपीए सरकार में 4.6% होता था शिक्षा का बजट, और आज वो आधे से भी कम हो गया। ये शिक्षा का बजट घटता है, बढ़ता है कि घटता है? तो घट रहा है, इसका मतलब है कि शिक्षा इनके फोकस में नहीं है। और शिक्षा फोकस में नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट फोकस में नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट फोकस में नहीं है तो यूथ मरेंगे।
यूथ अपनी दशा को जिएंगे, दुर्दशा को। तो यूथ अपनी दुर्दशा को जी रहा है और राहुल गांधी ने इस चीज का पूरा आईना दिखाया है। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये सच्चाई है और सच्चाई राजनीतिक है, तो इसको क्या किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ एक अलग सियासत की शुरुआत हो चुकी है? बहुत गंभीर चुनौती है नरेंद्र मोदी के सामने। राहुल गांधी की सियासत इसमें कहाँ फिट दिखाई देती है? देखिए राजीव जी, मोदी जी के सामने चुनौतियां तो बढ़ती चली जा रही हैं और चुनौतियां अब जनता की तरफ से आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी चूंकि लीड कर रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, लंबे समय से मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, कभी भी डिगे नहीं है किसी भी हाल में, चाहे किसी भी तरीके की परिस्थितियां नहीं हो, लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। और जो राजीव जी राहुल गांधी ने पिछले 10-12 वर्षों के दौरान इस सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रखा है, उसने भी एक माहौल बनाने का काम किया है राजीव जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्रों का गुस्सा जो है वही निकल कर आ गया, उस गुस्से को सतह पर लाने का काम भी राहुल गांधी जो है वो अपने जरिए करते रहे, लगातार उन समस्याओं को उठाकर। अब राहुल गांधी की राजीव जी उस समय बड़ी आलोचना भी होने लगती थी, हम लोग भी कहते थे कि भाई ये क्या एनजीओ टाइप का करते हैं कि कभी रामहेत से मिल लिए, कभी रामचरण से मिल लिए, कभी किससे से मिल लिए, कभी किसी से मिल लिए, कभी कुलियों से जाकर मिल लिए। तो उसकी बड़ी आलोचना भी होती थी कि देखो ये किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, साहब बताइए ये इस तरीके की पॉलिटिक्स है। लेकिन राजीव जी वो किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स हो, लेकिन उस पॉलिटिक्स ने एक आधार तैयार किया। अगर रामचेत से मिलेंगे या रामहेत से मिलेंगे तो ये समस्याएं सामने आएंगी कि एक सब्जी वाले के सामने क्या समस्याएं आ रही हैं और एक मोची के सामने क्या समस्याएं आ रही हैं, जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। जो समाज का छोटा तबका है उसके सामने क्या समस्याएं हैं उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते चले जाते हैं। आज राजीव जी अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव मात खा रहा है तो उसके पीछे राहुल गांधी की उन योजनाओं का बड़ा हाथ है कि वो समाज के विभिन्न तबकों से मिलते रहे। ड्राइवर उसे मिल रहे हैं कि साहब यहाँ का ड्राइवर किस उसमें जी रहा है परिस्थितियों में और अमेरिका का ड्राइवर किन परिस्थितियों में है। तो ये चीजें सामने आने लगी कि यहाँ क्या परिस्थितियां, दूसरे क्या परिस्थितियां, कुलियों की क्या समस्याएं हैं, ये भी आने लगी। हम लोग तो राजीव जी जिन कुलियों से बातचीत थी उनका अब तो कई साल हो गए, उसको मुझे लगता है 3 साल से ज्यादा हो गए। इस बात को हम लोगों ने कुलियों से बातचीत भी की थी, वो हम लोग पढ़े हुए लोग देख सकते हैं। तो ये राजीव जी जो पॉलिटिक्स उस समय राहुल गांधी ने जो की, लगातार मुद्दों को उठाते रहे, उसके बाद फिर जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा सब लेकर निकले, तो एक माहौल बना राजीव जी। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की छवि जो थी वो निखरी और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था वो ध्वस्त हुआ, राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता था वो तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा था और जो सरकार अभी तक मैनेज कर लेती थी इस कॉर्पोरेट मीडिया के जरिए राजीव जी, वो चीजें मैनेज होना बंद हो गई। ये एक बड़ा अंतर आया है। और आज अगर मोदी जी असहाय नजर आते हैं और छात्रों का गुस्सा और युवाओं का गुस्सा अगर राजीव जी दिखाई पड़ता है, जनता मंतर पर 35 दिन अगर आंदोलन चलता है, तो ये सब किस लिए है? ये उसी की राजीव जी परिणति है कि जो राहुल गांधी ने लंबे समय तक काम किया और अब जो कॉर्पोरेट मीडिया था वो भी हांफता हुआ नजर आता है, मोदी जी की रक्षा नहीं कर पा रहा। और मोदी जी जो है वो ढाई घंटे के भाषण से 2.5 मिनट की रील पे आ गए। तो ये राजीव जी एक बड़ा परिवर्तन है। तो इसलिए समझा जा सकता है कि जो राजनीति थी राहुल गांधी की वो असर करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इलाहाबाद से तो राजीव जी जो उन्होंने कल जो भाषण दिया है और जो जिस तरीके से उन्होंने छात्रों से बातचीत की है, कल आपने एक चीज और नोट की होगी राजीव जी, कल उन्होंने 2 या 3 छात्रों का बहुत पीठ भी थपथपाई, बहुत अच्छा बोले, ये भी कहा। तो यानी जो साधारण जो छात्र निकल कर आ रहे हैं और जो अपनी समस्याएं लेकर रख रहे हैं, तो उनकी पीठ भी थपथपा रहे हैं कि आप समस्याओं को सही तरीके से रख रहे हैं। राहुल गांधी ने मंच पर जिन लोगों को बुलाया राजीव जी, वो ऐसा नहीं था कि उनको साहब कोई मंच दिया जा रहा था, वो मंच नहीं दिया जा रहा था। उन छात्रों के जरिए छात्रों की समस्याएं जो थी वो देश के सामने लेकर आई जा रही थी कि इन परिस्थितियों में भी हमारे छात्र हैं। तो ये सब सामने आया जी। और उससे जो राहुल गांधी ने कल जो अपना दिया भी कि दर्द, डेटा और दौलत, तो वो जो मैंने कल भी कहा था कि राहुल गांधी ने युवाओं के साथ, जेन जी के साथ, छात्रों के साथ दर्द का रिश्ता कल कायम कर लिया राजीव जी। इलाहाबाद के कल के कार्यक्रम की मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि राहुल गांधी ने छात्रों, नौजवानों के साथ दर्द का रिश्ता कायम किया है, जो कि मोदी जी अभी तक जो थे वो दर्द का रिश्ता नहीं बना पाए थे। मोदी जी सिर्फ हवाई रिश्ते बनाते थे,
माई फ्रेंड्स पे आए हैं भले ही, लेकिन वो रिश्ता कायम जो नहीं कर पाए हैं। और जो आंखों में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले 12-14 वर्षों से कर रही थी, राजीव जी, आंखों का जाला युवाओं के आंखों से उतरना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां मोदी जी को, आरएसएस और बीजेपी को अब समझ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ आरएसएस को भी जेन जी से संवाद करना पड़ा। अभी आपने देखा जेन जी और जेन अल्फा से संवाद करना पड़ा मोहन भागवत को। आखिर उनको भी समझ में आ गया कि ये जो जनरेशन है वो कितना दूर ये जनरेशन और इसके युवा जा चुके हैं इस सरकार से, और ये सब कुछ जंतर मंतर पर दिखाई दे दिया। जंतर मंतर इस पूरी सियासत का एपिसेंटर, और उसमें भी एक बहुत बड़ा कहें तो ये सैंपल साइज है जिसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ से कैसे दे छोटे पर्दे पर। और जो अभी कह रहे थे अमलेंदु जी कि 2.5 घंटे के भाषण को 2.5 मिनट के भाषण में इन जेन जी ने तब्दील कर दिया है। नरेंद्र मोदी अब उस पे नहीं इस पे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण हुई है कि मीडिया जो घोषित तौर पे गोदी मीडिया है, उस मीडिया की पोल पूरी तरह से खुल गई है। भरोसा अब सरकार का भी उस पे नहीं रहा, यानी नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ रहा है कि उस मीडिया को तो अब कोई देखता नहीं है, तो चलो जिसको देख रहा है उसी पे आते हैं, इसलिए 2.5 मिनट ही सही लेकिन रील बना लेते हैं। तो ये सब कुछ हुआ है, ये बड़ा परिवर्तन है देश की सियासत में। और नरेंद्र मोदी जैसे इंसान, नरेंद्र मोदी जैसा नेता, नरेंद्र मोदी जैसा तीसरी बार का प्रधानमंत्री अगर ये करने के लिए मजबूर है तो देश की सियासत किस करवट जा चुकी है इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। जंतर मंतर को इग्नोर नहीं बल्कि समझने की ज़रूरत है बहुत नज़दीक से। और इन सब में चाहे वो रांची का मामला हो या और कहीं कोई मामले आएँ, ऐसे मामले आएंगे। रांची में जो कर रहे हैं छात्र, ये हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, रांची को हम लगातार कवर कर रहे हैं, बहुत नज़दीक से समझ रहे हैं हम रांची को कि रांची में चल क्या रहा है। वो तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बहुत जल्द वहाँ तमाम बातें, जो छात्रों का जो गुस्सा है, आंदोलन है, वो शांत होगा झारखंड में। लेकिन देश की सियासत बदल चुकी है, परिवर्तन अब दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ कल परसों नरसों 3 दिन पार्लियामेंट में जो कुछ होने जा रहा है उस पर निगाहें टिकी रहेंगी। पार्लियामेंट की भी पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और इन सब के बीच आपने देखा कि कैसे उधर पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी के ऊपर, उनके कार के ऊपर पत्थर फेंके गए, उनके ऊपर कीचड़ उछाले गए, फेंके गए। ये सब कुछ ममता बनर्जी ने अपने मुंह से बताया और FIR दर्ज करवाई गई है। तो ये सब हो रहा है, यानी हिंसा भी है, नफरत भी है। और इस राजनीति में नरेंद्र मोदी की राजनीति की जो सबसे बड़ी, अगर नरेंद्र मोदी के हिसाब से मजबूती देखी जाए तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हिंसा